Hello students and welcome back to our YouTube channel. I am Anshita Jindal, a graduate from the Shriram College of Commerce, New Delhi. And I know CVT का नोटिफिकेशन आते ही एक बहुत बड़ा शॉक मिला था उन सभी एस्पिरेंट्स को जो DU, SRCC, हिंदू, हंसराज में जाना चाहते थे बिकॉज ऑफ अ टोटली न्यू एडिशन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस. आई नो बहुत बड़ा ये शॉक था एंड आई नो डिफिकल्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी बड़ी भी है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. तुम्हें इसी हम यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं पूरा CUET 25 का कोर्स, जिसमें हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज सब कुछ तुम्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं, इनफैक्ट काफी हद तक खत्म भी कर चुके हैं. पूरा डिमांड सप्लाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सब हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है एंड प्रोडक्शन फंक्शन भी कल की वीडियो में मैंने करवा दिया था. आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रोडक्शन फंक्शन से अगला चैप्टर, जो कि मेरा चैप्टर रहने वाला है कॉस्ट का. ठीक है, देखो इस वीडियो को सुनने से पहले, कॉस्ट के चैप्टर को करने से पहले प्रोडक्शन फंक्शन वाली वीडियो प्लीज सुन लेना, अभी कल ही मैंने डाली है. ठीक है, इससे पहले तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज गारंटी कर सकती हूँ कि तुम्हारा ये पूरा प्रोडक्शन वाला यूनिट बेटा मैं बहुत 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 अच्छे तरीके से करवाने वाली हूँ. सारे नोट्स तुम्हें मैं साथ में बनवाने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर. तो देखो, मैं अपने SRCC में फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ. ऑलमोस्ट 5 इयर्स का टिल डेट मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का. एंड आज मैं आपको कॉस्ट का पूरा चैप्टर मुंह जुबानी यहाँ पे खुद नोट्स बनवा के करवाने वाली हूँ. किसी नोट्स की मैं हेल्प नहीं लेने वाली हूँ. पूरा चैप्टर तुम्हें खुद में लिख लिख के करवाने वाली हूँ. इस एक वीडियो में करीब आधे घंटे में पूरा A to Z चैप्टर में तुम्हें खत्म करा दूंगी. एंड आई कैन गारंटी यू, इससे आसानी से तुम्हें ये चैप्टर और कोई नहीं करा सकता. इतने आसान तरीके से करवाऊंगी कि तुम्हें सारे नोट्स खुद बनाते बनाते साथ साथ सारी चीजें याद हो जाएंगी. पर वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा, अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. बिकॉज नॉट जस्ट CUET के लिए, बल्कि CUET के बाद भी तुम्हारे कॉलेज एडमिशंस के लिए, कट ऑफ्स के रिगार्डिंग, हाउ यू हैव टू अप्लाई टू कॉलेजेस, हर चीज से रिलेटेड ऑन टाइम तुम्हें हमारे चैनल पे वीडियो मिलने वाली है. वी आर ट्राइंग टू ग्रो दिस चैनल फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो एंड हम चाहते हैं तुम्हारे जैसे हजारों लाखों बच्चों तक हम पहुंच सके और उनकी हेल्प कर सके और उनको भी तुम्हारे ड्रीम कॉलेज SRCC तक पहुंचा सके. तो प्लीज सपोर्ट अस. अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे, अगर हमारे कंटेंट से तुम्हारी हेल्प हो रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है कॉस्ट का. ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये पढ़ते थे कि हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें कितना इनपुट्स का जरूरत होता है और कितने इनपुट्स को लगा करके हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, हम ये पढ़ते थे. पर एक चीज याद रखना, प्रोडक्शन फंक्शन में मैं इनपुट्स की और आउटपुट्स की बात करती हूँ ओनली इन द नंबर ऑफ यूनिट्स, कि कितना यूनिट इसका लगा, कितना यूनिट इसका निकला. 10 यूनिट इनपुट लगाए, 10 यूनिट आउटपुट का निकला. मैं वहां पे कहीं भी पैसे की बात करती ही नहीं थी. इसीलिए मैंने बोला था प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल या फिर एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स. तो प्रोडक्शन फंक्शन पूरे ही चैप्टर में हमने कहीं भी पैसे की बात नहीं करी. मैंने बस इतना बोला, इतना यूनिट इनपुट लगाओ, इतना यूनिट आउटपुट लगाओ. मैंने कहीं ये नहीं बोला कितना पैसा लगा, कितना पैसा मिला एंड ऑल ऑफ दैट. तो पैसे की बात मैं कॉस्ट वाले चैप्टर में और रेवेन्यू वाले चैप्टर में करती हूँ. ठीक है जी, तो सबसे पहले समझ लो कॉस्ट क्या है. तुम सबको वैसे तो नाम से समझ आ रहा होगा. कॉस्ट का मतलब क्या है कि जितना भी तुम टोटल एक्सपेंडिचर करते हो, किसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर करते हो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द, तुम ये एक्सपेंडिचर किसके ऊपर करते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी तुम इनपुट लगा रहे हो, तुम्हारे इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो भी तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगा रहे हो टू प्रोड्यूस द गुड्स, अपने सामान को प्रोड्यूस करने के लिए तुम कुछ इनपुट खरीद रहे हो, वो इनपुट्स तुम्हारे क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. उन पे होने वाले एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं जी, कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो मेरी कॉस्ट है बेटा, ये दो तरीके की हो सकती है. एक मेरे पास होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी बेटा मेरे पास होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, एक मेरे पास क्या होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी मेरे पास बेटा क्या होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होती है दैट आर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट. अगर मैंने बाजार से कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदा, तो उसके ऊपर लगने वाली जो मेरी कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है. लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन that are supplied by the
ओनर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे बिजनेस करना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे बिजनेस करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये लैंड को ऑब्वियसली मुझे रेंट पे लेना पड़ेगा, तो इस रेंट का मेरा एक खर्चा होने वाला है। तो अगर मैं बाजार से इस लैंड को लेती हूँ और इस लैंड का रेंट में भरती हूँ, तो मुझे बाजार से इसको रेंट पे लेने पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए पर महीना मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। पर मैं कहती हूँ अभी मेरे बिजनेस के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो 10,000 रुपए का रेंट भर सके, तो मैं क्या करूंगी, मैं ओनर हूं, मैं क्या कहती हूँ कि यार एक काम करो, मैं कहती हूँ कि एक काम करो, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा लैंड है वो भी मेरा है, ठीक है, जो मेरा बिजनेस है वो भी मेरा है, तो एक काम करो, मेरा जो घर है ना, मेरा घर खाली पड़ा है, मेरा घर खाली पड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं मेरे घर से ही बिजनेस शुरू कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मेरा घर खाली पड़ा है तो हम मेरे घर से ही बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा रेंट का खर्चा बच जाएगा, समझ रहे हो। तो कुछ एक चीजें हो सकती है जो ओनर अपने घर से ला रहे हैं, कुछ चीजें हो सकती है जो उसको बाजार से खरीदनी पड़ेगी। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे टीचर की जरूरत है, तो अगर मैं बाजार से किसी टीचर को हायर करती हूँ तो मुझे उसको 10,000 रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी। पर मैंने बोला कि मेरा भाई भी तो है, वो भी तो कॉमर्स पढ़ाता है, उसको भी अकाउंटेंसी पढ़ानी आती है, तो एक काम करो, मैं अपने भाई को बोलती हूँ यार 2 घंटे दिन में तू मेरे पास आके अकाउंटेंसी पढ़ा दिया कर। तो इससे क्या होगा, मुझे फिर से अपने घर से मुझे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, तो मुझे बाहर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो हम हायर करते हैं मार्केट से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट आर ब्रॉट, या फिर आप लिख सकते हो दैट आर हायर्ड फ्रॉम द मार्केट। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनर की खुद की होती है और ओनर खुद अपने घर से लाता है और उसको बिजनेस में लगाता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है ये एक्चुअल कॉस्ट होती है, क्योंकि तुमने जब बाजार से कोई चीज खरीदी तो तुम्हें एक्चुअल कॉस्ट उसकी पता है कि तुमने 10,000 रुपए खर्चा किया, 15,000 खर्चा किया, 20,000 खर्चा किया। पर जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, क्योंकि तुमने क्या किया है, अब बाजार से तो कुछ खरीदा नहीं है, तुम तो अपने घर से लाए हो, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा रेंट जो है कितना जाना था कितना नहीं जाना था, क्योंकि तुमने एक्चुअल में ओनर को कुछ पे तो किया नहीं, ओनर भी खुद ही है, बिजनेस भी वही है, ठीक है, बिजनेस भी उसी का है। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट होती है वो हम क्योंकि एक्चुअल में पे नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कि वैसे तो ओनर ने अपना खुद का घर दिया है, बट अगर हम बाहर से रेंट पे लेते तो 10,000 रुपए रेंट का खर्चा होता, तो ओनर का जो घर है उसको भी हम 10,000 रुपए की रेंट की इम्प्लिसिट कॉस्ट एस्टिमेट करके डाल देते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना है, हमें बस थ्योरेटिकली समझना है कि ओनर का जो खुद का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर वो लगा रहा है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट को इम्प्लिसिट बोला जाता है, अगर बाजार से कुछ खरीदा है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करते होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तुम सबको पता ही होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर मुझे दो जॉब्स मिल रही हैं, एक 10,000 वाली एक 15,000 वाली, तो मैं इसको चूज कर लूंगी, लेकिन ये मेरी क्या थी, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव थी, तो इसको मैंने जो है सेक्रीफाइस किया है, इसको मैंने सेक्रीफाइस किया है, तो कॉस्ट ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने सेक्रीफाइस किया है उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये तुम अभी तक काफी जगह पे पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस्ड टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब आगे हम मेजर पार्ट समझते हैं हमारे चैप्टर का। अब देखो, अगर तुम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था कि मेरे पास दो तरीके के इनपुट्स होते हैं। एक मेरा इनपुट होता है जिसको मैं बोलती हूँ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मेरे वो फैक्टर होते हैं जिनको मैं शॉर्ट रन में चेंज कर सकती हूँ, और दूसरे मेरे वो फैक्टर होते हैं जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर में लेती थी कैपिटल को, और वेरिएबल फैक्टर हम बोलते हैं लेबर को, जो हम चेंज कर सकते हैं, पर फिक्स फैक्टर है कैपिटल जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे प्रोडक्शन करनी है, मुझे वेरिएबल फैक्टर भी चाहिए, मुझे फिक्स फैक्टर भी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इन दोनों को यूज कर रही हूँ तो इन दोनों पे खर्चा भी होगा। तो मेरी जो है लेबर की जो कॉस्ट है उसको मैं क्या बोलूंगी, वेरिएबल कॉस्ट बोलूंगी, और जो मेरी कैपिटल की कॉस्ट है उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं फिक्स्ड कॉस्ट बोलूंगी। अब अगर तुम्हें प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर याद है, मैंने तुम्हें ये बोला था कि जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, विच इज वाई वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, विच इज वाई वो कभी भी जीरो भी नहीं होता है, वो कभी जीरो नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होती है 10, 20, 30, 40। तो विच मीन्स कि जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी इट कैन नेवर बी जीरो। पहली चीज वो जीरो नहीं होगी, और दूसरी चीज इट विल ऑल्सो रिमेन फिक्स्ड, इट विल ऑल्सो नॉट चेंज, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं हो सकता तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, फिक्स कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर था वो जीरो भी हो सकता था और वो चेंज भी हो सकता था, और वो क्या करता था, डायरेक्टली वेरी करता था आउटपुट के साथ, कि अगर वेरी कर रहा है डायरेक्टली आउटपुट के साथ तो इसका क्या मतलब था कि आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा
तो मेरा वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, मतलब जब वेरिएबल फैक्टर यानी कि जब लेबर बढ़ रही है तो फिर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, जब मैं लेबर कम कर रही हूँ तो आउटपुट कम हो रहा है, वो चीज। तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी क्या है, वो भी चेंज हो सकती है और वो भी कभी जीरो हो सकती है, और वो भी हमारे जो है आउटपुट के साथ वेरी करती रहती है कि जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता रहता है वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑब्वियसली ज्यादा आउटपुट चाहती हूँ तो मुझे ज्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, ज्यादा लेबर लगाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि अगर मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो दो तरीके के फैक्टर लगेंगे, उन दोनों फैक्टर्स पे दो तरीके की कॉस्ट लगेगी, तो जो भी मेरी टोटल कॉस्ट होगी वो सम टोटल होगा वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। तो जो भी मेरी टोटल कॉस्ट होगी वो सम टोटल होगा वेरिएबल कॉस्ट का प्लस फिक्स कॉस्ट का। यहाँ तक चीज हमें समझ आती है, ठीक है जी। अब यहाँ तक मैंने तुम्हें क्या बोला, यहाँ तक मैंने तुम्हें बोला कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर देती हूँ तो मेरी टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है, ठीक है। जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन होती थी, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी होती थी, ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होने वाली है। तो ये मेरी वो वाली टोटल कॉस्ट रहने वाली है। दूसरी चीज, वेरिएबल कॉस्ट को मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकती हूँ या वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकती हूँ, फिक्स कॉस्ट को मैं टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकती हूँ, तो टीएफसी या एफसी कुछ भी बोल सकती हूँ। दोनों का सेम ही मतलब है, दोनों में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं टीवीसी बोलूं या सिंपल वीसी बोलूं, टीएफसी बोलूं या सिंपल एफसी बोलूं, ये दोनों मिला के किसके बराबर बनेंगे, टीसी के बराबर होंगे। एफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, एफसी हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा। तो इवन इफ वीसी इज जीरो, एफसी कुछ तो होगा, लेट्स से 10 होगा, तो इट मींस टीसी भी कभी जीरो नहीं होगा। तो टीसी भी जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट जीरो है, जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, मतलब ऑब्वियसली आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब लेबर नहीं लगी हुई, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। पर फिक्स कॉस्ट तब भी कुछ होगी, विच मींस टोटल कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ वीसी प्लस एफसी। दूसरी चीज जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ने लगेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगेगी। लेट्स से ये हो गई 2 4 8 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगर अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है, तो मेरी टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये 10 हो गई, अब 10 + 2 12 हो गई, फिर 10 + 4 14 हो गई। समझ आ रही है चीज। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पॉइंट नंबर वन, फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, विच मीन्स इवन इफ आउटपुट इज जीरो टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट अपने साथ टोटल कॉस्ट को भी बढ़ाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड हो रही है। लेकिन टोटल कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा असर डाल रही है टोटल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट जितना बढ़ेगी टोटल कॉस्ट को उतना ही अपने साथ लेकर बढ़ेगी, यानी कि देखो ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो जो भी चेंज टीसी में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो वीसी की वजह से आ रहा है। तो यहां से मुझे क्या समझ आता है कि मेरी टोटल कॉस्ट बिल्कुल पैरेलल रहने वाली है वेरिएबल कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट बिल्कुल पैरेलल रहने वाली है वेरिएबल कॉस्ट के। पर टोटल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमेशा एक फिक्स्ड नंबर एडेड है जो कि क्या है, एफसी एडेड है। तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सेम बिहेव करने वाले हैं, जुड़वा भाई हैं, पर ये 10 सेकंड छोटा है, ये 10 सेकंड बड़ा है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो कुछ भी मैं आगे बताऊंगी, जो जैसा ये बिहेव करेगा ये भी वैसा ही बिहेव करेगा, पर टीसी थोड़ा सा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ एफसी। यहां तक भी चीज समझ आ गई। एक लास्ट पॉइंट और समझ लो, फिर उसके बाद हमारा सारा कैलकुलेशन हम करके देखेंगे। एक लास्ट पॉइंट और समझ लो, जो भी बेटा मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट होता था, अब यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर आना चाहिए, ठीक है, वो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है कि वो पहले बढ़ता है, फिर वो गिरता है और फिर वो नेगेटिव होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, फिर वो गिरता है और फिर वो नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, तुम्हें ये रट्टा भी मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। अब देखो एक चीज, मार्जिनल वाली चीज से टोटल वाली चीज का बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है, एक चीज याद रखना, जब भी मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव होगी, जब भी मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव होगी तो टोटल वाली चीज पक्का बढ़ रही होगी, और जैसे ही मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव चली जाएगी तो टोटल वाली चीज गिरने लग जाएगी। पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल ऐसा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज नेगेटिव होता है। मार्जिनल वाली चीज जब तक पॉजिटिव होती है तो टोटल वाली चीज बढ़ रही होती है। मार्जिनल वाली कोई भी चीज है, जैसे वो नेगेटिव में जाएगी तो टोटल वाली चीज गिरने लग जाएगी। पॉइंट नंबर 2,
मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है पर दो बिहेवियर कर रही है, तो जो ये बिहेवियर कर रही है ये सेम चीज को तुम इस पे जोड़ दो, इसका रेट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट कौन सा रेट, इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट कौन सा रेट, डिक्रीजिंग रेट। तो जब तक मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है टोटल वाली चीज इंक्रीज होगी, पॉइंट नंबर 1। मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव गई तो टोटल वाली चीज गिरने लग जाएगी, ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1 पूरा हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि मार्जिनल वाली चीज जो है बेटा वो रेट डिसाइड करती है टोटल वाली चीज का, वो रेट डिसाइड करती है किसका, टोटल वाली चीज का वो रेट डिसाइड करती है। तो जब भी मार्जिनल बढ़ेगा पॉजिटिव है तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन यही चीज इसका रेट हो गई, बढ़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये बढ़ेगा, लेकिन किस रेट पे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पे। ये गिर रहा है पर पॉजिटिव तो है, ये गिर रहा है पॉजिटिव है तो ये बढ़ेगा, लेकिन किस रेट पे, गिरने वाले रेट पे। पॉइंट नंबर 3 एक और याद कर लो, पॉइंट नंबर 3 एक और याद कर लो कि मार्जिनल प्रोडक्ट का ऑपोजिट होता है मार्जिनल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 3 एक और याद कर लो कि मार्जिनल प्रोडक्ट का ऑपोजिट होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये गिर रहा होगा, ये गिर रहा है तो ये बढ़ रहा होगा, बस तीसरा कोई इसमें बिहेवियर नहीं है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का ऑपोजिट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये बढ़ रहा है तो गिरेगा, ये गिरेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अगली चीज अब तक मैंने तुम्हें क्या बताया, एमपी का बिहेवियर बताया, एमपी से टीपी का निकालना सिखाया, एमपी से एमसी का निकालना सिखाया कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एमसी गिरेगा, एमपी गिरेगा तो एमसी बढ़ेगा। अब तुम मार्जिनल से टोटल निकाल लो यार, अब तुम मार्जिनल से टोटल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। जब तक मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है तो टोटल वाली चीज इंक्रीज होगी, जब तक मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है तो टोटल वाली चीज पक्का इंक्रीज होगी। तो क्या मार्जिनल कॉस्ट कभी नेगेटिव हुआ, नहीं हुआ ही नहीं, पहले डिक्रीज हो रहे फिर इंक्रीज हो रहे, तो टोटल कॉस्ट तो पक्का बढ़ रही होगी जी। किस रेट पे बढ़ रही होगी, रेट कौन डिसाइड करेगा, मार्जिनल वाली चीज। पहले रेट क्या होगा, ये वाला, फिर रेट क्या होगा, ये वाला, खत्म। देखो सिर्फ एक एमपी याद कर लो, एक एमपी याद कर लो, उसी से टोटल का रेट लगा देना तो टोटल। मार्जिनल प्रोडक्ट का उल्टा कर देना तो एमसी आ जाएगा, एमसी से टीसी का रेट बना देना और टीसी का बिल्कुल पैरेलल बना देना वीसी को, ये भी तो अभी सिखाया है, टीसी का बिल्कुल पैरेलल बना देना वीसी को। तो ये कॉपी पेस्ट कर देना वीसी में, हो गई चीज, कॉपी पेस्ट कर देना वीसी में। फिर बचा एफसी, वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो तो क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा, खत्म कहानी। तो देखो एक चीज याद कर लो, बाकी सारी तुम डिराइव कर सकते हो। अगर तुम सोचो कि मैं बैठ के इंडिविजुअली 5-7 रिलेशंस याद करूंगा, नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, आई कैन गारंटी यू। तो मार्जिनल प्रोडक्ट याद करो, उससे डिराइव करो टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ेगा, मार्जिनल नेगेटिव है तो टोटल गिरेगा। मार्जिनल बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल गिर रहा है तो टोटल बढ़ेगा एट डिक्रीजिंग रेट। एमपी का उल्टा एमसी, बढ़ रहा है गिर रहा है, गिर रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। एमसी से टीसी का रेट निकाल लो, एमसी कभी नेगेटिव नहीं जाता तो एमपी कभी गिरता नहीं है, सॉरी, तो टीपी कभी टीसी कभी गिरता नहीं है, ठीक है। एमसी कभी नेगेटिव नहीं जाता तो टीसी कभी गिरता नहीं है, और ये डिक्रीज है तो इंक्रीज है डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज है इंक्रीजिंग रेट, इसका पैरेलल कर दिया वीसी, एफसी तो रहेगा कांस्टेंट, खत्म सारी कहानी मेरी, ठीक है जी। अब देखो अगली चीज, एक और लास्ट चीज करते हैं, फिर हम सीधा न्यूमेरिकली इसका टेबल ही बनाएंगे। फिर तुम इसके बाद एक चीज और याद कर लो कि अगर मुझे एमपी को मैं सम अप कर देती हूँ, अगर मैं एमपी का प्लस 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 करती जाती हूँ तो मैं टीपी निकाल सकती हूँ। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी का सम करती थी तो मैं टोटल यूटिलिटी निकाल लेती थी। लेकिन ये चीज एक एक्सेप्शन है फॉर कॉस्ट का चैप्टर, कि अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का सम करती हूँ बेटा तो मैं टीसी नहीं, मैं वीसी निकाल पाती हूँ। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का सम करती हूँ तो मैं टीसी नहीं वीसी निकाल पाती हूँ, और फिर मैं वीसी में एफसी प्लस करके मैं टीसी निकाल सकती हूँ, या फिर मैं मार्जिनल कॉस्ट में ही उसका सम करते करते उसमें एफसी प्लस कर दूं तो भी मैं टीसी निकाल पाती हूँ। लेकिन इसका उल्टा तो मैं कर ही सकती हूँ, उल्टा तो मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ कि टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 करके मैं एमपीएन निकाल सकती हूँ, ठीक है। TUN माइनस 1 करके मैं MUN निकाल सकती हूँ, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं TCN माइनस TCN माइनस 1 करके MC निकाल सकती हूँ, या फिर मैं VCN माइनस 1 करके भी MCN निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक एक्सेप्शन है कॉस्ट के चैप्टर में कि अगर तुम सिग्मा एमसी करते हो तो तुम टीसी नहीं निकाल सकते, तुम वीसी निकाल सकते हो, क्योंकि वीसी में फिर एफसी प्लस करके टीसी निकालना पड़ेगा, या फिर तुम एमसी में ही एफसी प्लस कर दो तो भी तुम टीसी निकाल सकते हो। तो लेकिन तुम डायरेक्टली एमसी से टीसी नहीं निकाल सकते, पर
एमपी से डायरेक्टली टीपी निकाल सकते हो, एमयू से डायरेक्टली तुम टीयूबी निकाल सकते हो, पर कॉस्ट के चैप्टर में तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ तक सारी कहानी समझ आ गई तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इसको पॉज करो, सारे नोट्स बनाओ और सारी चीज को एक बार अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर ये कर लिया आगे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी चीज में अच्छे से कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इसको दोबारा से सुन लो या एक बार अच्छे से याद कर लो तो आगे तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब तुम कहानी शुरू करो न्यूमेरिकली। यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर हम बनाएंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब मैं वीसी लिखूं या टीवीसी लिखूं एक ही बात है, एफसी लिखूं या टीएफसी लिखूं एक ही बात है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया था। ठीक है जी, तो मैंने तुम्हें सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर बताया है। मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता था कि मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती थी फिर बढ़ती थी, मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती थी फिर बढ़ती थी, तो मैं इसको पहले गिरा देती हूँ फिर मैं बढ़ा देती हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट को मैं पहले कर देती हूँ, जब 0 यूनिट है तो कुछ नहीं होगी, फर्स्ट यूनिट से शुरू कर रहे हो, क्योंकि जब 0 यूनिट है तो टीवीसी भी 0 होगा। ठीक है ना, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी उस पर कुछ नहीं होगा। पहले यूनिट में लेट्स से मैं इसको कर देती हूँ 15 10 5, गिरा दिया, अब इसको बढ़ा देती हूँ 10 15 20। तो पहले मैंने इसको गिरा दिया था फिर मैंने इसको बढ़ा दिया है। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट से निकालूंगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। पहले पे 15, फिर 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30 प्लस 10 30 प्लस 10 40 40 प्लस 15 55 एंड 75। अब फिक्स कॉस्ट को कुछ भी मैं लिख देती हूँ 10। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट याद किया, उसका उल्टा कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया। मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरेगी फिर बढ़ेगी, तो पहले गिरा दिया 15 10 5, गिरा दिया फिर बढ़ा दिया 5 10 15 20 बढ़ गई। एमसी से मैंने प्लस कर करके वीसी निकाल लिया, 15 प्लस 10 दिस। एफसी को मैंने कांस्टेंट रख दिया। टीसी कैसे निकलेगा, वीसी प्लस एफसी, तो 0 प्लस 10 10, 15 प्लस 10 25, यानी कि मैं वीसी में बस क्या करती जाऊं 10 प्लस करती जाऊं, 25 प्लस 10 35, फिर 40 50 65 और 85। ठीक है, अब यहां तक मेरा सब कुछ निकल गया। टीवी से मैंने कैसे निकाला, सिग्मा एमसी करके। ठीक है, और टीसी मैंने कैसे निकाला, वीसी प्लस एफसी करके। ठीक है, एमसी में कैसे निकाल सकते हो, टीसी माइनस करके भी या वीसी माइनस करके भी मैं एमसी निकाल सकती हूँ। ठीक है जी, हो गई यहां तक कहानी। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, टीसी अपॉन यूनिट्स। एवीसी कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। एएफसी कैसे निकलेगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। ठीक है जी, एवरेज कॉस्ट देखो कैसे निकलेगी, टीसी अपॉन यूनिट्स, 10 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, या फिर तुम डैश लिख सकते हो, यहाँ भी डैश आएगा। ठीक है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 0 है, यहाँ भी 10 अपॉन 0 10 अपॉन 0 डैश लिख दो, या इन्फिनिटी लिख सकते हो, तुम डैश लिख दो, प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, अब दूसरा यूनिट एसी का कैसे निकलेगा, टीसी अपॉन यूनिट्स करके। 25 अपॉन 1, 25 अपॉन 1 25, फिर 35 अपॉन 2 अराउंड 17 एंड हाफ, फिर 40 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा अपना अराउंड 13 एंड हाफ के करीब हो जाएगा, 13.5 के अराउंड हो जाएगा। फिर 50 अपॉन 4, तो ये मेरा हो जाएगा अराउंड 12 एंड हाफ। 65 अपॉन 5, 65 अपॉन 5 ये मेरा हो जाएगा अराउंड 13। 85 अपॉन 6 ये आएगा करीब करीब 14 के। ठीक है, अराउंड 14 है, मैंने थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर दिया है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 15 अपॉन 1 15, 25 अपॉन 2 12 एंड हाफ। ठीक है, 30 अपॉन 3 10, 40 अपॉन 4 10, 55 अपॉन 5 11, 75 अपॉन 6 ये हो जाएगा अराउंड 12 एंड हाफ। मैंने फिर से थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया है। एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट तुम वैसे तो एसी माइनस एबीसी करके भी निकाल सकते हो, या फिर तुम टीएफसी अपॉन यूनिट्स करके भी निकाल सकते हो। देखो 25 माइनस 15 कितना होता है 10, इधर से भी देखो 10 अपॉन 1 कितना होगा 10, 10 अपॉन 2 कितना होगा 5, 17 माइनस 12 भी कितना होगा मेरा 5। ठीक है, यहां से भी मैं देख सकते हो ये होगा 3 एंड हाफ, ये होगा 2 एंड हाफ, ये होगा अराउंड 2। ठीक है, ये भी मेरा अराउंड हो जाएगा 1 एंड हाफ। ठीक है जी, ये भी मेरा अराउंड क्या हो जाएगा 1 एंड हाफ। ठीक है, अब यहां से मुझे सारे मेरे नंबर्स देखने को मिल गए हैं, टीसी एफसी एमसी टीसी एसी एवीसी एएफसी सारे नंबर्स मुझे देखने को मिल गए। मैंने सारे कैसे कैलकुलेट किए, सिर्फ एक मार्जिनल कॉस्ट को पहले गिराया फिर बढ़ाया, एमसी का प्लस करके टीवीसी निकाला, एफसी कांस्टेंट एक नंबर ले लिया, वीसी प्लस एफसी से टीसी निकाला, फिर इन तीनों का ये फॉर्मूला लगाया और ये तीनों निकाले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम बिहेवियर देखो, बिहेवियर की अब मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो बिहेवियर इन सबके तुम्हें कैसे से देखने को मिलेंगे, तो
टीवीसी का तुम बिहेवियर अगर सबसे पहले देखोगे बेटा तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तो अब अगर तुम यहाँ पे बिहेवियर देखो तो मैं वही सेम बिहेवियर देखने को मिलेगा बेटा जो मैं तुम्हें यहाँ पर करवा के गई हूँ, एग्जैक्टली वही सेम बिहेवियर देखने को मिलेगा कि मार्जिनल कॉस्ट पहले यहाँ पे गिर रही है फिर ये बढ़ रही है, ठीक है। जब तक मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है तब तक टीवीसी बढ़ रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद टीवीसी बढ़ रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। बिल्कुल सेम टीवीसी वाला बिहेवियर टीसी करेगा कि टीसी पहले यहां तक इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट और फिर यहाँ पे टीसी बढ़ रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का अब तुम बिहेवियर देखो, एवरेज कॉस्ट पहले यहां तक डिक्रीज हो रही है और फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। सिमिलरली एवरेज फिक्स कॉस्ट यहां तक डिक्रीज हो रही है और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर यहां से बढ़ रही है। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट तुम देखो लगातार कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है। इन्हीं सब की मदद से तुम सारे के सारे डायग्राम्स बना सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम क्या होगा, पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले डिक्लाइन होगा फिर इंक्रीज होगा, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम होता है बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं यू शेप्ड कर्व। उसको हम क्या नाम देते हैं, यू शेप्ड कर्व। टीवीसी का और टीसी का जो डायग्राम होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ बेटा, इनवर्स एस शेप्ड कर्व, इनवर्स एस शेप्ड कर्व। टीवीसी और टीसी का मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स एस शेप्ड कर्व। ये दोनों ग्राफ भी मेरे क्या होंगे, यू शेप्ड ग्राफ होंगे। और बेटा जो एएफसी का ग्राफ होगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग होता है और डिक्रीज भी सेम अमाउंट से हो रहा है क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है इसलिए, तो एएफसी के ग्राफ को मैं क्या बोलूंगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बोला था इस पूरे यूनिट में से एमसीक्यूज आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इनके नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। टीवीसी और टीसी का ग्राफ इनवर्स एस शेप्ड होता है, एमसी का, एसी का, एवीसी का ग्राफ जो है यू शेप्ड होता है क्योंकि पहले डिक्लाइन हो रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं। एएफसी के ग्राफ को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलने वाले हैं और टीवीसी का ग्राफ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है। ये क्या होने वाला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है, ठीक है जी। अब इनके हम बनाते हैं ग्राफ, अब हम बना लेते हैं इनके ग्राफ और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे मैंने सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये मेरे पास होने वाला है ओ एक्स एक्सिस, ये होने वाला है मेरा ओ वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, सभी ग्राफ्स में तुम जितने भी ग्राफ बनाओगे, प्रोडक्शन के, कॉस्ट के, रेवेन्यू के, किसी भी चीज के ग्राफ बनाओगे, जिस चीज का ग्राफ बनता है वो चीज हमेशा ओ वाई एक्सिस पे होती है और यूनिट्स हमेशा ओ एक्स एक्सिस पे लिए जाते हैं। इसका एक्सेप्शन होता है डिमांड एंड सप्लाई वाला ग्राफ। डिमांड एंड सप्लाई वाले ग्राफ में डिमांड और सप्लाई ओ एक्स एक्सिस पे आता है और प्राइस ओ वाई एक्सिस पे आता है। तो डिमांड एंड सप्लाई के केस में उल्टा होता है। बाकी हर एक ग्राफ में तुम जिस चीज का ग्राफ बनाओगे वो हमेशा ओ वाई एक्सिस पे आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं टीसी का, वीसी का और एफसी का ग्राफ बनाऊंगी तो वो मेरे ओ वाई एक्सिस पे रहने वाले हैं और यूनिट्स मेरे जो हैं ओ एक्स एक्सिस पे रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊंगी तो मार्जिनल कॉस्ट मेरा ओ वाई एक्सिस पे रहने वाला है और यूनिट्स बेटा जी मेरे ओ एक्स एक्सिस पे रहने वाले हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट देखो मेरा कैसा होता है, इट विल फर्स्टली इट विल डिक्लाइन देन इट विल इंक्रीज। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले ऐसे होगा जी डिक्लाइन, फिर वो ऐसे हो जाएगा इंक्रीज। मार्जिनल कॉस्ट पहले होगा डिक्लाइन फिर वो होगा इंक्रीज, बन गया। जब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता है, अब मैं यहाँ से ना एक स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ, जब तक मेरा मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता है तब तक मेरा वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या होता है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता है तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होगी क्योंकि वो पहले जीरो होती है, टोटल कॉस्ट कभी जीरो हो नहीं सकते क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू करूंगी और क्या करूंगी, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। रेट का मतलब होता है कि तुम्हारा जो ग्राफ का स्लोप है वो कैसा होगा, मतलब क्या ग्राफ बहुत ज्यादा वर्टिकल होगा या ग्राफ बहुत ज्यादा वर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है, तुम्हारा स्लोप। अगर रेट कम है तो स्लोप कम होगा, यानी कि मैं उसको ज्यादा तीखा, ज्यादा स्टीप या ज्यादा उसका स्लोप नहीं बनाऊंगी, यानी कि मैं उसको कम तीखा बनाऊंगी, यानी कि मैं उसको ऐसा कुछ बना दूंगी, ठीक है। यानी कि देखो फिर से देखो, मैं इसका स्लोप थोड़ा कम बनाऊंगी, कुछ ऐसा कम स्लोप वाला बनाऊंगी, ठीक है। स्लोप कम से मेरा क्या मतलब है, देखो क्योंकि सेकंड पार्ट में जब मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है, सेकंड पार्ट में जब मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ने लगेगा तो वेरिएबल कॉस्ट को मैं बढ़ाऊंगी एट इंक्रीजिंग रेट। वेरिएबल कॉस्ट को मैं बढ़ाऊंगी एट इंक्रीजिंग रेट। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका स्लोप ज्यादा। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने कम वर्टिकल बनाया है,
कम तीखा, ये ज्यादा तीखा, तो यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। ये बन गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, इसी को मैं इनवर्स एस शेप्ड ग्राफ बोलती हूँ। अब दूसरा देखो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लेट्स से अगर फिक्स्ड कॉस्ट 10 है तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ हो गया। अब एक चीज देखो, जो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट होगा वहीं पर से मेरा टोटल कॉस्ट शुरू होगा। जहां जो भी मेरा फिक्स कॉस्ट होगा, अगर वो 10 है तो टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पे कितनी होगी, 10 होगी। जब वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो टोटल फिक्स कॉस्ट 10 होगी, तो टोटल कॉस्ट भी 10 होगी। तो मैं टोटल कॉस्ट को यहीं से शुरू करूंगी जहां पे फिक्स कॉस्ट है। पहले उसको धीरे धीरे, पहले कम स्लोप यानी कि पैरेलल टू वीसी, फिर इसका स्लोप ज्यादा कर दूंगी। ये हो गया मेरा टीसी। फिर से टीसी इज पैरेलल टू वीसी, टीसी इज पैरेलल टू वीसी, ठीक है, टीसी इज पैरेलल टू वीसी। अब टीसी और वीसी के बीच का जो भी ये अंतर है ये क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। और टीसी और वीसी हमेशा एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। टीसी और वीसी कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस होता है फिक्स कॉस्ट। इनके बीच का डिस्टेंस होता है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, कम या ज्यादा नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। और टीसी और वीसी कभी टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टच करा इसका मतलब एफसी 0 हो जाएगा, एफसी 0 नहीं हो सकता। तो टीसी वीसी कभी टच नहीं कर सकते, टीसी और वीसी हमेशा पैरेलल होने वाले हैं। कहानी खत्म। ये हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ, जो कि एक यू शेप्ड है। एफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टीसी और वीसी क्या है, इनवर्स एस शेप्ड ग्राफ्स। अब देखो मेरा एसी और एबीसी का ग्राफ, एसी भी पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, एबीसी भी पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा। पर तुम देख सकते हो कि एसी जो है वो हमेशा ज्यादा है एबीसी से, एसी हमेशा ज्यादा है एबीसी से। तो मैं एसी को ऊपर बनाने वाली हूँ, एबीसी को नीचे बनाने वाली हूँ। एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार गिरता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार गिरता है, और वो इन दोनों से छोटा होने वाला है, इन दोनों से छोटा होने वाला है। तो मैं एक एक करके तीनों ग्राफ बनाती हूँ। पहले मैं बनाती हूँ एवरेज कॉस्ट का, सबसे पहले मैं बनाती हूँ एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट पहले गिरती है फिर बढ़ती है, थोड़ा सा बड़ा पेन ले लेते हैं। एवरेज कॉस्ट पहले गिरती है और फिर बढ़ती है, ये हो गई मेरी एवरेज कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले गिरती है और फिर बढ़ती है, पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से नीचे रहती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले गिरती है और फिर बढ़ती है, पर वो हमेशा एवरेज कॉस्ट से नीचे रहती है। दूसरी चीज, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी, इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। एसी और एबीसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ए एफ सी होता है, और AFC लगातार डिक्लाइनिंग होता है, विच इज वाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो लगातार डिक्लाइनिंग होता है। टीसी और टीवीसी के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि FC कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है AFC लगातार डिक्लाइन होता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगातार डिक्लाइन होता है, पर AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, विच इज वाई ये दोनों भी कभी टच नहीं कर सकते। AC ABC कभी टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि AFC इनके बीच का डिस्टेंस है जो कभी जीरो नहीं हो सकता। अब लास्ट मेरा एक ग्राफ और रह गया, विच इज AFC का ग्राफ, विच इज AFC का ग्राफ। तो AFC का ग्राफ इनसे नीचे से शुरू होगा और वो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, वो डिक्लाइन होता रहेगा, वो लगातार डिक्लाइन होता रहेगा बेटा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। देखो AC ऊपर चला गया, ABC ऊपर चला गया, पर AFC कभी ऊपर नहीं जाएगा। वो एक बार गिरने लगेगा, गिरता ही रहेगा, वो एक बार गिरने लगेगा, गिरता ही रहेगा। ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, तो विच इज वाई AFC डिक्लाइन होता जाएगा। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर गिर रहा है, तो फ्रैक्शन गिरती चली जाएगी, तो AFC गिरता चला जाएगा, पर AFC कभी जीरो नहीं होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। एक अब लास्ट चीज मेरे पास यहाँ पे बचती है। अभी तक जो मैंने तुम्हें करवाया बेटा, मैंने तुम्हें MC TC VC FC AC AVC AFC सबके मैंने तुम्हें जो है बिहेवियर बता दिए, डायग्राम बता दिए, नाम बता दिए, और मैंने तुम्हें यहाँ पे रिलेशन भी समझा दिए, रिलेशन भी समझा दिए कि MC से TC का रिलेशन, TC से VC का रिलेशन, MC से VC का रिलेशन, सब रिलेशन भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर तुमसे रिलेशन पूछा जाए, ये रिलेशन भी है, ये इनके बिहेवियर भी है, नाम इनके डायग्राम के ये रहे और डायग्राम इनके ये रहे। एक लास्ट, बिल्कुल एक लास्ट जो रिलेशन मेरे पास आता है वो मेरे पास होता है रिलेशन बिटवीन, एक लास्ट रिलेशन जो मेरे पास आता है वो मेरे पास होता है रिलेशन बिटवीन AC and MC and ABC and MC।
ठीक है। एसी और एमसी का मैं तुम्हें रिलेशन समझाऊंगी, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, एवीसी और एमसी का रिलेशन भी बन जाएगा। एसी और एमसी का मैं रिलेशन समझाऊंगी, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, एवीसी और एमसी का रिलेशन भी बन जाएगा। एसी और एमसी का रिलेशन देखो, एसी और एमसी का रिलेशन देखो, एसी गिर रहा है, एमसी गिर रहा है, एसी गिर रहा है, एमसी भी गिर रहा है, पर एसी बड़ा है, किससे बड़ा है, एमसी से बड़ा है, ठीक है। और फिर एसी भी बढ़ता है, एमसी भी बढ़ता है, जब वो बढ़ने लगता है तो एमसी उससे बड़ा हो जाता है। यानी कि जब तक एसी गिर रहा है, जब तक एसी गिर रहा है तब तक एसी बड़ा है एमसी से। तुम देख सकते हो, जब तक एसी गिर रहा है तब तक एसी बड़ा है एमसी से। 25 से बड़ा 15, सॉरी 25 15 से बड़ा है, 10 से बड़ा है 17.5, 5 से बड़ा है 13.5, ठीक है। फिर जब एसी बढ़ने लगता है, जब ये एसी यहाँ पे बढ़ने लगता है तो ये 15 ग्रेटर देन 13, 20 ग्रेटर देन 14, तो फिर उस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो जाता है। एंड एक लास्ट चीज, जो एवरेज कॉस्ट है जब वो मैक्सिमम होती है तो उस पॉइंट पे एमसी एसी को कट कर जाता है, एमसी और एसी बराबर हो जाते हैं। अगर तुमने एपी एमपी बेटा याद किया है अच्छे से तो तुम्हें याद होगा उसका भी सिमिलर रिलेशन बना था। बस इसी रिलेशन के बेसिस पर मैं जो है तुम्हें आगे ग्राफ बनवा दूंगी। और एवीसी और एमसी का भी सेम रिलेशन होता है कि जब तक एवीसी गिरता है तो एवीसी ग्रेटर देन एमसी होता है, जब एवीसी बढ़ने लगता है तो एवीसी छोटा हो जाता है, एमसी बड़ा हो जाता है, और जब एवीसी का मिनिमम पॉइंट होता है, यहां पे मैंने मैक्सिमम लिख दिया, जब एसी का मिनिमम पॉइंट होता है, सॉरी नॉट मैक्सिमम, जब एसी का मिनिमम पॉइंट होता है तो एवीसी और एमसी भी बराबर हो जाते हैं, एसी और एमसी भी बराबर हो जाते हैं। यहां से तुम्हें क्या समझ आया कि मार्जिनल कॉस्ट जो है सिमिलर रिलेशन रखती है दोनों के साथ, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इन दोनों को, एसी को भी और एवीसी को भी, इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। एमसी एसी और एवीसी को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। इससे मुझे ये भी समझ आता है ये एवीसी का मिनिमम है, ये एसी का मिनिमम है, इन दोनों को मिनिमम पॉइंट पे कट करेगी। इससे मुझे ये समझ आता है कि एवीसी का मिनिमम पॉइंट हमेशा पहले आ जाएगा, ताकि एमसी पहले इसको कट करके फिर ऊपर जाके इसको कट करे। तो मुझे क्या समझ आता है कि एवीसी का मिनिमम पॉइंट जो है विल फॉल बिफोर द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, कि जब एसी का मिनिमम पॉइंट आएगा वो बाद में आएगा और एसी एवीसी का मिनिमम पॉइंट पहले ही आ जाएगा, ताकि मार्जिनल कॉस्ट पहले इसको इसके मिनिमम पे कट करे फिर ऊपर जाके इसको इसके मिनिमम पे कट करे। तो एवीसी का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है, एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। इसका रीजन ये है कि एवीसी और एसी दोनों को ही इनके मिनिमम पॉइंट पर जो है एमसी कट करता है। तो मैं एक तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देती हूँ अब, ठीक है। एक अब हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो डायग्राम गोज लाइक, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा, जब तक एसी गिरेगा तब तक एमसी को उसके नीचे बनाना, और जब एसी बढ़ेगा तो एमसी को उसके ऊपर रखना और एसी के मिनिमम पॉइंट पे उनको बराबर करना। जब तक एसी गिरेगा तो एसी से नीचे बनाना एमसी को, एसी जब तक गिरेगा तो एमसी को उसके नीचे रखना, एसी जब तक गिरेगा, फिर से एसी जब तक गिर रहा है, देखो इस पूरे पोर्शन में एसी गिर रहा है तो इस पूरे एरिया में मार्जिनल कॉस्ट को उससे नीचे रखना। फिर जब एसी का मिनिमम है वहां पे मार्जिनल कॉस्ट को कट करवा देना, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट को कट करवा देना। फिर जब एसी बढ़ रहा होगा, जब एसी बढ़ रहा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट को एसी से ऊपर ले जाना, तो मार्जिनल कॉस्ट को एसी से ऊपर ले जाना। ये रिलेशन भी हो गया, डायग्राम भी हो गया। सिमिलर तरीके से बेटा तुम यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम भी बना सकते हो। तुम यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम भी बना सकते हो। कैसे, जब तक एवीसी बढ़ रहा है, जब तक एवीसी गिर रहा है, जब तक एवीसी गिर रहा है तब तक मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर रखना एवीसी को। जब एवीसी का मिनिमम होगा वहां पे एमसी से कट करवा देना, और जब एवीसी बढ़ने लग जाएगा, जब एवीसी बढ़ने लग जाएगा तब मार्जिनल कॉस्ट को ऊपर कर देना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे कर देना। तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बताई है, एसी एमसी का रिलेशन, एवीसी एमसी का रिलेशन, और एवीसी का मिनिमम पॉइंट पहले आता है एसी के मिनिमम पॉइंट से। यहाँ पे पूरी का पूरा कॉस्ट का चैप्टर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से खत्म करवा दिया है। आई होप जितने नोट्स मैंने बनाए हैं तुमने साथ साथ सारे बनाए होंगे। इन नोट्स से बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, पर तुम्हें इन नोट्स को बहुत अच्छे से करना होगा, और उसके बाद तुम्हारी पीछे बुक की बैक एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व करनी होगी। फिर चाहे वो एमसीक्यू है, चाहे ट्रू फॉल्स है, चाहे मैचिंग है, चाहे असर्शन रीजनिंग है, चाहे कुछ भी है, पूरी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं एसी एवीसी एमसी एपी एमपी इनके रिलेशन पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें पूरे का पूरा लेक्चर अच्छे
से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तुम कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में रेवेन्यू वाले चैप्टर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।